बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, आफिया सिद्दीकी का जो मामला है आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। तो वही मामला मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए और उस मामले के कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जो कि इससे कबल आपने वो नहीं सुने होंगे, ना पढ़े होंगे और ना ही देखे होंगे। और जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला है वो तकरीबन 2002 से 2008 के दरमियान के गिर्द घूमता है और ये वो ऐसा ज़माना था जब हम लोग यानी कि जो मेरी ऐज के लोग हैं या मुझसे कम ऐज के लोग हैं, जिनकी समझ से वो बाहर है, जिन्होंने सुना पढ़ा है, जिन लोगों ने देखा है, उनकी ऐज तकरीबन 40 से ऊपर की है और जिनको सही तरह से याद भी होगा। और वो ऐसा ज़माना था जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसा हुआ था, जब अमेरिका जो है वो इराक में घुसा हुआ से हट के अगर हम बात करें इराक की, तो इराक में तकरीबन 5 लाख बंदा जो है वो मार चुका था और बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिनका ये ईमान बन चुका था कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना बहुत बड़ी मुसलमानियत है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी उन्हीं में से एक हैं, जो जहाँ तक जो मेरी रिसर्च है, जो कि इसलिए अमेरिका के अगेंस्ट फ्रंट लाइन पर इस सिलसिले में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे जो है इस सिलसिले में हमारे पास थ्योरीज़ हैं, जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद आपने ये फैसला करना होगा कि आफिया सिद्दीकी क्या एक इनोसेंट खातून है या फिर आफिया सिद्दीकी वाक़या ही उन्होंने कोई जुर्म किया है, इसलिए अमेरिका ने उनको सज़ा दी है और सज़ा भी 86 साल कैद की सज़ा। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि उनको उन पर जो अमरीकी अदालतों में मुकदमात चले और उसके बाद उनको जो है वो 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जो कि बहुत ज़्यादा सज़ा है किसी भी कैदी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बचपन पर, फिर उसके बाद उनकी जो अमेरिका में एजुकेशन है उस पर, फिर उसके बाद हम उनकी शादी पर, शादी के बाद उनकी जो मेन चीज़ है कि शादी के बाद उनकी जो तलाक है उस पर और फिर उसके बाद 2003 में क्या उनको गिरफ्तार किया गया। 2003 से लेकर 2008 तक वो कहाँ पर रही, उस पर बात करेंगे। 2008 में उनको गिरफ्तार किया गया या फिर 2003 में गिरफ्तार किया गया, उस पर भी बात करेंगे। और 2008 के बाद अब तक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बचपन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई, वहीं से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और जो उनकी इब्तदाई तालीम बताई जा रही है, इब्तदाई तालीम में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी कराची से ही उन्होंने जो है उसमें मास्टर किया। फिर उसके बाद वो बीएस करने एमआईटी से बीएस करने अमेरिका चली गई। उनके वहाँ पर उनके भाई एक पहले से मुकीम थे। उसके बाद उन्होंने वहीं पर एक मुकाबला जीता जिसमें उन्हें 5000 का इनाम मिला, यानी कि वो इंतहाई ज़हीन और फ़तीन खातून थी और फिर स्टूडेंट थी और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेडिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। अब यहाँ पर जो तालीम का पहलू है कि उनकी तालीम इतनी ज़्यादा थी और फिर वो यानी कि इस तरह से अमेरिका के खिलाफ कैसे गई, अमेरिका से ही तालीम हासिल की, अमेरिका में ही उन्होंने स्कॉलरशिप ली, अमेरिका में ही उन्होंने जो है वो अपने अपने ज़िंदगी का यानी कि जो यूँ कह लें कि जो जवानी का टाइम है, जो कि पीक टाइम है, जिसमें इंसान सोचता है, समझता है, अच्छी तरह से बातों को समझने की कोशिश करता है, वो उन्होंने अमेरिका में गुज़ारा। अब अमेरिका में गुज़ारने के बाद वो फिर कि क्या क्या ऐसा हुआ कि वो अमेरिका के खिलाफ फ्रंट लाइन पे चली गई और वो तो अगली बात है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पढ़ाई के बाद उनकी जो शादी होती है, वो होती है एक कराची में एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है अमजद मोहम्मद ख़ान। अमजद ख़ान से उनकी शादी होती है और वो उनकी एक बाकायदा तौर से अरेंज मैरिज होती है और अरेंज मैरिज इस तरह से होती है कि उनके घर वाले बाकायदा तौर से ये शादी करवाते हैं और फिर जो जो डॉक्टर अमजद हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा होता है और वो सेटल भी होते हैं, वो एक थोड़ा इस्लामी माहौल भी उनका होता है कि और फिर उनके घर वाले ये समझते हैं कि ये हमारी बेटी जो कि जो क्योंकि आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो हमेशा हिजाब में रहती थी, हमेशा वो मतलब पर्दा पर्दा करती थी और फिर उसके अलावा उनका इस्लाम से बहुत ज़्यादा लगाव था और ये भी कहा जाता है कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी हाफ़िज़ कुरान भी हैं और उनका इस्लाम से बहुत ज़्यादा लगाव था, इस्लामिक लिटरेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये शादी जो है वो परफेक्ट समझी जाती है और फिर ये शादी हो जाती है। शादी के बाद उनके यहाँ 3 बच्चे होते हैं। सबसे पहला बेटा अहमद, उससे छोटी बेटी मरियम और उससे छोटा बेटा सुलेमान। सुलेमान जब तकरीबन 2 हफ़्ते सलमान की पैदाइश जो है वो उनकी तलाक के बाद होती है। और फिर अब उनकी जो शादी का दौरानिया है उसके उसके हवाले से कुछ बात करेंगे कि जो डॉक्टर अमजद हैं, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे पहली बार उनसे इन्वेस्टिगेशन कब होती है जब वो अमेरिका में मुक़ीम होते हैं और वहाँ पर जो उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, यानी कि जो
आफ़िया सिद्दीकी हैं, वो उन्हें कहती हैं कि हम कुछ चीज़ें बाय करते हैं और फिर वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं जिनमें नाइट विज़न के कुछ होते हैं और कुछ-कुछ ऐसे औज़ार या कुछ ऐसा सामान होता है जो कि बम बनाने में या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाने में मददगार साबित होता है। तो वो चीज़ें जब वो खरीदते हैं ऑनलाइन, वो इन चीज़ों को इंटरनेट से खरीदते हैं और फिर जो है वो अमरीकी एजेंसी जो है वो उन एफबीआई वो उनसे इन्वेस्टिगेशन करने आ जाती है और फिर वो उनसे पूछते हैं कि भई ऐसा क्या था? जिस पर वो उन्हें ये कहकर मुतमईन कर देते हैं कि हम क्योंकि हमें शिकार का शौक है, हम अपने फ़ारग वक़्त में शिकार करते हैं तो इसलिए हमने ये चीज़ें खरीदती हैं। उन्हें कहा गया चलो ठीक है लेकिन हम आपको जो है वो अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे। उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान में आकर उनकी तलाक हो जाती है। अमजद खान बताते हैं कि शादी के दौरान यानी कि उन्हें बहुत ही पहले ये इस चीज़ का इल्म हो गया था कि ये जो ख़ातून है ये बहुत ज़्यादा मतलब इस्लामिक बिलीफ़ रखती है। एक तो इस्लामिक बिलीफ़ हम सबका होता है, लेकिन एक होता है कि जैसे हम किसी को कहते हैं इंतहा पसंदी तक, यानी कि उनका ये मानना था कि जो गैर मुस्लिम मुसलमानों पे ज़ुल्म कर रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और वो अक्सर अपने शौहर से ये कहा करती थी कि हम बोस्निया चले जाते हैं, हम चेचनिया चले जाते हैं, हम अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, जहाँ पर मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े होते हैं। और उनका ये भी कहना था कि एक बार ऐसा भी हुआ कि उनसे उनकी लड़ाई हो गई, उन्होंने जो है वो मिल्क बॉटल उन पर फेंकी और उनके जो होंठ हैं वो ज़ख्मी हो गए। और फिर जो फाइनली जब उनकी तलाक हुई तो उस बार भी जो है वो बाकायदा तौर से एक हामला खातून थी और फिर उसके 2 हफ्तों बाद जो है उनको बच्चे की पैदाइश भी हुई जिसका नाम सुलेमान रखा गया। और उनके शौहर ये बताते हैं कि वो तब भी उनकी जो मेन लड़ाई थी वो यही थी कि वो अमेरिका के खिलाफ फ्रंट लाइन पे आना चाह रही थी और वो चाह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब उनकी शादी के दौरान के जो वाक़यात हैं वो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ आपने पढ़ी भी होंगी, कुछ सुनी भी होंगी। लेकिन 2000 तकरीबन 3 में उनकी जो है वो 2002 या 2003 में उनकी जो है वो तलाक हो जाती है। अब उनकी तलाक के बाद का जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल है। जब 2003 में ये वाक़या होता है तो फिर 9/11 का वाक़या भी हो जाता है। 9/11 का जो वाक़ा होता है तो उसके बाद जो आफ़िया सिद्दीकी हैं वो 2004 में जो उनकी एक मतलूबा लिस्ट है जिसमें मोस्ट वांटेड वुमेन के तौर पर उनको जाना जाता है तो वो उसमें शुमार होती हैं। अब आफ़िया सिद्दीकी की जब तलाक हुई उसके बाद जो वो अपने बच्चों को छोड़कर वापस अमेरिका गई। जब वो अमेरिका गई तो उन्होंने एक पोस्ट बॉक्स खुलवाया जो कि एक शख़्स के नाम था जिसका नाम है माजिद खान और उसमें बाद में अमेरिका ने उनको ये कहा कि उन्होंने जो माजिद खान के लिए राय हमवार की अमेरिका में आने के लिए इसलिए उन पर ये ऑफ़ेंस भी लगा। ख़ैर हम इस ऑफ़ेंस पर बाद में बात करेंगे, माजिद खान पर बाद में बात करेंगे लेकिन उससे कबल हम बात करेंगे कि जो 2003 में उनको वो लापता होती हैं, 2003 से लेकर 2008 में 8 तक आफ़िया सिद्दीकी जो है वो लापता रहती हैं। उनका उनके घरवालों को नहीं मालूम होता, शायद मालूम होता हो या नहीं मालूम होता हो, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं होती और ये कहा जाता है कि 2003 में उनको गिरफ्तार करके अफ़गानिस्तान की जेल में भेज दिया गया और अफ़गानिस्तान की जेल में कुछ लोगों के ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं जो कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी खातून की चीखें उन्हें सुनाई दी कि उनको वो चीखें जाकर गुआंतानामो जो जेल है अमेरिका की ओपन प्रिज़न जेल है, उसमें भी जाकर याद आई हैं। और उन चीखों ने उनका वहाँ पर भी पीछा किया है। अब 2003 में उनको गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, इस पर एक बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे पास जो कि मैं आपको सुनाना चाहती की हुकाम का ये कहना है कि हमने उन्हें 17 जुलाई 2007 को गिरफ्तार किया जबकि यहाँ पर लोग हैं उनका ये मानना है कि जो आफ़िया सिद्दीकी हैं उनको 30 मार्च 2003 को गिरफ्तार किया गया। अब 30 मार्च 2003 को क्या हुआ कि 30 मार्च 2003 को वो अपने तीनों बच्चों समेत वो टैक्सी करवाती हैं और वो इस्लामाबाद के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं तो उसके बाद ये नहीं मालूम होता कि क्या उन्होंने फ़्लाइट ली या नहीं ली क्योंकि उसके बाद से वो गायब हो जाती हैं। और उनके जो गायब होने की कहानी है, क्राइम रिपोर्टर नजीब अहमद हैं, वो ये कहानी को बयान करते हैं कि एक पुलिस वाला जो कि अपना नाम ना ज़ाहिर करते हुए ये बताता है कि जो आफ़िया सिद्दीकी हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वो बताता है लेकिन वो ये नहीं जानता होता उस वक़्त जिस टाइम गिरफ्तारी हो रही होती है कि क्या ये आफ़िया सिद्दीकी हैं। वो ये कहता है कि हम एक जगह पे मौजूद थे और एक टैक्सी आ रही थी और हमारे साथ बहुत सारे
जो एफबीआई के जो लोग थे वो भी आए थे, वो मौजूद थे और एक टैक्सी आती है, टैक्सी से एक औरत को उतारा जाता है और उस टैक्सी से औरत को उतार कर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया जाता है और उसको पहले थप्पड़ मारे जाते हैं, पहले उसको उसके बच्चों को उससे अलहदा किया जाता है और फिर वो कहता है कि वो पुलिस वाला ये कहता है कि मेरे मैं उस टाइम मजबूर होता हूँ, कुछ कर नहीं सकता और फिर मुझे अभी तक ये मलाल है कि मैं भी इस जुर्म में बराबर का शरीक था। इस ज़ुल्म में और इस जुर्म में बराबर का शरीक था। अब वो जो पुलिस वाला है वो तो ये बता देता है। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि आफ़िया सिद्दीकी को 2003 में अमरीकी हुकाम के हवाले किया गया और फिर अमरीकी हुकाम उसे अफ़गानिस्तान ले गए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी इससे आगे शुरू होती है। जब अमरीकी लोग वो कहते हैं कि हमने 17 जुलाई 2007 को उनको गिरफ्तार किया। अब 17 जुलाई 2007 को उनको कैसे गिरफ्तार किया, ये जो कहानी है ये जो अमरीकी हैं या फिर जो अदालत में बयान की गई कहानी है वो ये है। उसके मुताबिक जो आफ़िया सिद्दीकी हैं, आफ़िया सिद्दीकी एक अफ़गानिस्तान का एक जो सूबा है, अफ़गानिस्तान के सूबा गज़नी में गवर्नर हाउस के करीब अफ़गान पुलिस ने इस हालत में गिरफ्तार किया कि उसके पास बम बनाने के तरीके पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात और न्यूयॉर्क के समेत बाज़ अहम अमरीकी मकामात के नक्शे मौजूद थे। और बोतलों में धमाका खेज मवाद भी मौजूद था। अगले रोज़ अमरीकी फ़ौजी और एफबीआई के एजेंट पुलिस स्टेशन आए और दूसरे फ्लोर पर मीटिंग रूम में वो पर्दे के पीछे मौजूद आफ़िया की मौजूदगी से लापता थे, लाइल्म थे। अमरीकी वारंट ऑफ़िसर ने पर्दे के पास ज़मीन पर अपनी राइफ़ल रखी। मीटिंग शुरू होते ही अमरीकी कैप्टन ने पर्दे के पीछे एक आवाज़ सुनी। आफ़िया ने अमरीकी कैप्टन को निशाना बनाया और उस पर 2 फायर किए, जो कि उस कैप्टन पर नहीं लगे और उसने वापस अपनी जो है वो 9 एमएम की जो उसके पास पिस्टल था, उसके साथ पिस्टल के साथ उसने फायर किए जिससे आफ़िया ज़ख्मी हो गई और वहाँ आफ़िया को पकड़ लिया गया। पकड़कर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की गई और फिर उसे न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। तो ये कहानी है जो कि ऑफ़िशियली अमेरिकन सुनाते हैं कि हमने आफ़िया को कैसे गिरफ्तार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आफ़िया जो कि 2007 में उन्होंने गिरफ्तार की, वो यहाँ से अफ़गानिस्तान कैसे पहुँची? और उस हवाले से एक आफ़िया के अंकल हैं जिनका नाम है शम्सुल हसन फारूकी जिनसे वो 2008 में मिली थी। लेकिन उससे कबल जो अमजद खान हैं, जो कि साबिक शौहर हैं आफ़िया के, वो ये बताते हैं कि मैंने आफ़िया को 2 से 3 बार ट्रैफ़िक में भी देखा, मैंने आफ़िया को 2 से 1 बार फ्लाइट से उतरते हुए भी देखा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला कि क्योंकि मुझे अपने बच्चों की परवाह थी, क्योंकि उसे कुछ होना था, क्योंकि जो मेरे बच्चे थे वो उसकी तहवील में थे और अगर मैं उसके लिए बोलता तो शायद उसके जो बच्चे हैं जो मेरे बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ़ होती तो इसलिए मैं चुप रहा। उन्होंने बाद में इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। और जो शम्सुल हसन फारूकी हैं वो ये कहते हैं कि 2008 में वो मुझसे मिलने आई और हम एक गेस्ट हाउस में रहे और वो 2 से 3 दिन मेरे साथ रही। और फिर उसमें उसने मुझे क्या बताया, उसने मुझे कहा कि मैं 2003 से लेकर अभी तक जो है वो अमरीकी और पाकिस्तानी एजेंसीज़ दोनों की तहवील में थी और अभी भी मैं उनकी तहवील में हूँ। लेकिन ये है कि अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि वो अफ़गानिस्तान में अपने आप को सेफ़ समझती हैं। वो ये समझती हैं कि वो तालिबान के हाथों में ज़्यादा सेफ़ हैं और उन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें किसी भी तरह बल्कि यानी कि आफ़िया ने उनसे मिन्नतें करके कहा कि वो किसी भी तरह उन्हें अफ़गानिस्तान पहुँचाएँ। अब जो है वो कहते हैं शम्सुल हसन फारूकी कि वो तीसरे दिन अचानक गायब हो गईं और फिर उसके बाद नहीं पता वो किधर गई और उसके बाद जब वो स्टोरी आती है कि अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर वो उन्हें ले गए। और अब ये जो 2003 से 2008 तक की कहानी है, यकीनन आपको ये समझ लग गई होगी कि 2003 में भी उनको जो है वो हिरासत में लिया गया लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया और फिर 2008 में उन्हें फिर दोबारा से जब वो फ्रंट लाइन पे आई, उन्हें वो उनसे बहुत सारी चीज़ें जो पकड़ी गई, तो वो तब फिर उन्हें दोबारा ले जाया गया। आज से 13 साल कबल 2010 में अमरीकी अदालत ने आफ़िया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। उसमें 20-20-20 साल की 3 सज़ाएँ थी और 8-8 साल की 3 सज़ाएँ थी। ये मिला के टोटल 86 साल हो जा अमरीकी अदालत आफ़िया सिद्दीकी को क्या-क्या जुराइम जो है वो उसमें उनका कसूरवार ठहराती है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो 2002 में जब वो अमेरिका जाती हैं, वो माजिद खान नामी जो शख्स है, उसके लिए रास्ता हमवार करती हैं कि वो अमेरिका में पहुँचे और वो अमेरिका में पहुँच कर जो बाल्टीमोर है उसमें पेट्रोल पंप और उसके अलावा जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसको
जलाने में या फिर उसमें बम धमाके करने में उसका किरदार जो है वो साबित होना था और उससे बाद में ये चीज़ें पकड़ी भी गई थी और फिर उसने ये इंकशाफ भी कर लिया था। अब जो ये सारा काम होना था, ये होना था सैफुल्लाह पराचा नामी एक शख्स के ज़रिए। सैफुल्लाह पराचा नामी शख्स एक कारोबारी आदमी है और उसको 20 साल बाद जो है वो रिहाई मिल चुकी है। इसके अलावा माजिद खान को भी पिछले साल जो है वो रिहाई मिल चुकी है। किस लिए? कि उन्होंने अदालत के साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने हुकाम के साथ कोऑपरेट किया सारे केसेज़ में, उनको रिहाई मिल गई। और फिर जो सैफुल्लाह पराचा हैं, उनके जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का उन्होंने कारोबार शुरू करना था और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का जो टेक्सटाइल का काम है, उसके ज़रिए उन्होंने जो है माजिद खान और इन सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर धमाका खेज़ जो मवाद है, वो वहाँ पर पहुँचाना था, जिसमें आफ़िया सिद्दीकी जो है वो मेन किरदार इसलिए थी कि उन्होंने इनकी राहें जो है वो अमेरिका जाने के लिए हमवार की थी। अब इसमें एक जो अहम नाम आता है वो ये भी आता है कि जो दूस दूस जो जो दूसरा बड़ा शक है वो क्या है? वो ये है कि जो आफ़िया सिद्दीकी कहा ये जाता है कि आफ़िया सिद्दीकी ने जो दूसरी शादी की है वो खालिद शेख के भतीजे से की है, जो अमार अल बलोची है उससे शादी की है और जो वो शख्स है वो अम, खालिद शेख का भतीजा है और खालिद शेख 9/11 के वाक़यात का मास्टरमाइंड बंदा है और उसमें इसका अहम किरदार है। तो ये जो दूसरी चीज़ जिसमें अमरीकी जो है वो आफ़िया सिद्दीकी को मुल्ज़िम ठहराते हैं वो ये है और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आफ़िया सिद्दीकी हैं अ, वो वहाँ पर उन्होंने अदालत में यानी कि उन्होंने बाकायदा तौर से अदालत के साथ कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने अदालत का बायकॉट किया और उन्होंने बाकायदा तौर से जो उनके पहले वकील थे, उन्होंने उनको ये कहकर रद्द कर दिया कि तुम एक यहूदी हो, तुम मेरी क्या वकालत करोगे? यानी कि एक यहूदी की वकालत से उन्होंने इनकार किया। और फिर उनका जो केस चला उसमें भी उन्होंने अदालत में जाकर उन्होंने चीखा, चिल्लाया और उन्होंने कहा कि ये अदालत वन साइडेड है और यहाँ पर जो मेरा केस है वो कोई भी नहीं सुनेगा। वहाँ यहाँ पर जो फ़ैसला इन्होंने करना है वही करना है। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फ़ैसला है वो तो पहले से तय है, तो फिर इसलिए मैं इस अदालत का क्यों वह जो इस अदालत के साथ कोऑपरेट करूँ? उन्होंने अदालत के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। उनको बाज़ औक़ात जो है वो माहिर नफ्सियात जो हैं उनके पास भी भेजा गया ताकि पता चले कि ये नफ्सियाती तौर पर ठीक हैं या नहीं हैं। लेकिन उनने वहाँ पर जो उनकी रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक वो नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं थी। लेकिन एक डॉक्टर हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं है, हालाँकि वो बहुत तेज़ और शातिर खातून थी और इसलिए उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया। अब अगर हम बात करें कि इससे पहले क्या कुछ पेशरफ़्त हो चुकी है, तो जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जो कि अपनी एक बुक में जो कि उनकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें वो बाकायदा तौर से ज़िक्र कर चुके हैं कि ऑन द लाइन ऑफ फायर जिसमें उन्होंने वो ये ज़िक्र कर चुके हैं कि हमने 672 जो है वो लोग पकड़े जो कि पेंटागन वाक़ये में शरीक थे और उसमें जो 369 हैं, उनको हमने अमरीकी हुकाम के हवाले किया और जिनको हमने हवाले किया उनमें से कुछ लोग हैं उनको आप सब जानते हैं और कुछ को आप नहीं भी जानते और उसके बदले में हमने अमेरिकियों से क्या लिया? हमने उनसे डॉलर्स लिए। ये मुशर्रफ साहब अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। और फिर उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौरे हुकूमत आता है, उस दौर में भी कोई पेशरफ़्त नहीं होती। फिर नवाज़ शरीफ साहब का दौरे हुकूमत आता है। उसमें भी फिर एक आध बार जो है वो कोशिश की जाती है लेकिन वो सब नाकाम रहती हैं। फिर जो हमारे इमरान खान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि भई आफ़िया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, वो बड़ा इस पर पहले इलेक्शन से पहले बात करते हैं। लेकिन जब वो अमेरिका जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो बाकायदा तौर से सहाफ़ियों को ये कहा जाता है कि आपने आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से कोई सवाल नहीं करना और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब का भी तख्ता उलट जाता है और फिर अब जो हुकूमत आती है, इसमें जाकर ये होता है कि जो फ़ौज़िया सिद्दीकी हैं, उनको वीज़ा मिलता है 5 साल के लिए कि वो अपनी बहन से जाके मिलें, उनसे मुलाकातें करें और यूँ जो आफ़िया सिद्दीकी की रहाई का सिलसिला जो है वो उस सिलसिले में पेशरफ़्त होना शुरू हो जाती है। अभी सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो ये कहते हैं कि जब वो उन्होंने सेनेटर का हलफ़ उठाया था, तो उन्होंने ये खुद से वादा किया था कि वो इस सिलसिले में ज़रूर काम करेंगे और वाक़ई सिद्दीकी की रहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और सेनेटर मुश्ताक अहमद की कोशिशों से इससे पहले भी जो 2 पाकिस्तानी हैं, वो अमेरिकी जेलों से छूट कर आ चुके हैं। इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो आफ़िया सिद्दीकी के वकील हैं, जिनका नाम है अ, क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ जो कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, इंसानी हमदर्दी के लिए काम करते हैं और वो
ब्रिटिश वकील हैं और वहाँ पर अमेरिका में वो ग्वांतानामो जो है वो जेल से बहुत सारे लोगों को छुड़ा भी चुके हैं। तो वो जब उनकी वकालत कर रहे हैं तो अब राहें कुछ हमवार लग रही हैं कि क्या वो उसके लिए कर पाएँगे या नहीं, ये तो अगली कहानी है। लेकिन अभी जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो गया और फ़ौज़िया सिद्दीकी उनसे मुलाकात कर चुकी हैं। अब जो फ़ौज़िया सिद्दीकी को उन्होंने जो पहली मुलाकात किया, उसके बाद उनके क्या जज़्बात थे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहती हैं कि मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मेरा ज़हन माऊफ़ था, जज़्बात मेरे बस में ना थे। मैं अपनी छोटी बहन को 20 बरस बाद देख रही थी, मगर किस हाल में? उसके सामने के दाँत टूटे हुए थे और बहुत मग़मूम थी। हम अमरीकी जेल के एक कमरे में थे, मगर हमारे दरमियान शीशे की दीवार हाइल थी। मैं उसे गले लगा सकती थी, ना उसके हाथ पकड़कर आँसुओं से लबरेज़ अपनी आँखों से लगा सकती थी, ना उसे छू सकती थी। 20 साल में वो ख़ानदान की जो पहली शख़्स हैं, जो कि आफ़िया सिद्दीकी से मिलने गई हैं और अगर आपसे कोई शख़्स 20 साल बाद मिलने के लिए आता है, तो आपके क्या जज़्बात होंगे? और फिर वो जज़्बात वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते होंगे, बल्कि उसका उल्ट हो जाते होंगे जब कोई आपसे मिलने आए और वो मुलाकात अधूरी रहे, यानी कि आपके दरमियान एक मोटा शीशा हाइल हो और जस्ट आप किसी से बात कर सकते हैं, उसको छू ना सकते हों। आप अपना जो अरमान है किसी को गले लगाने का, वो पूरा ना कर सकते हों, तो यकीनन एक बहुत बड़ी जो है वो सारी खुशी जो है वो मायूसी में बदल जाती है। तो यही सीन था आप फ़ौज़िया सिद्दीकी के साथ भी और आप सोचें कि जो औरत खुद से कैद है, 20 साल से जो कि कैद है। उसने इस वक़्त तक क्या कुछ अज़ियत झेली होगी और उसकी ये खुशी किस तरह से अफ़सरदगी में बदली होगी, इस चीज़ का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं इस मुलाकात के दौरान, जो सेनेटर मुश्ताक हैं, वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो अपनी एक फ़ौज़िया सिद्दीकी और आफ़िया सिद्दीकी ने एक नज़्म भी मिलकर पढ़ी और फिर जो मुश्ताक अहमद हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने वो मौज़ूआत जो हैं वो जो कि आफ़िया की पसंद थे, उनका इंतख़ाब किया कि वो उनके साथ बैठकर वो वाले मौज़ूआत डिस्कस करें। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वो बचपन की यादें थी और वो कहते हैं कि आफ़िया का जो हाफ़िज़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है कि उन्हें बचपन की बहुत सारी यादें जो है वो अभी तक याद हैं कि उन्होंने एक कुत्ता भी जो है वो पाला था। उसके अलावा एक तोता किस तरह से उनके घर का फ़र्द बन गया था और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ मिलकर सूरह मरियम की कुछ आयत जो हैं वो तिलावत की हैं, जिनको आफ़िया सिद्दीकी ने खुद मुकम्मल किया, लेकिन वो कहीं-कहीं पर भूल जाती थी और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो है वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। ये चीज़ भी आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है और फिर उससे उसके बाद अब जो आफ़िया सिद्दीकी हैं, उनका जो मामला है, वो अमरीकी अदालत में चल रहा है। उनके जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन उनसे मुलाकात करते रहेंगे, उनकी रहाई के लिए वो बातचीत करते रहेंगे। जो फ़ौज़िया सिद्दीकी हैं और सेनेटर मुश्ताक हैं, उनका ये कहना था कि वो उस जेल को जहन्नुम के नाम से पुकारती थी और वो ये कहती थी कि उन्हें किसी भी तरह से वहाँ से निकाला जाए। और जब 2003 में ये कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद जब वो रवाना हुई 30 मार्च को, तो उनका जो पहला बेटा है उसकी उम्र 7 साल थी, दूसरी बेटी की उम्र 5 साल थी और जो तीसरा बेटा है वो 6 माह का था। तो अब तकरीबन जो 7 साल का बच्चा था 2003 में, तो अब तकरीबन वो 20 साल से ऊपर का हो चुका होगा और एक जवान लड़का होगा और उसको किसी भी तरह से मीडिया में बात करने की इजाज़त नहीं है। और एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि वो जब वहाँ पर उनसे बरतानवी सहाफ़ी हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जब वो उनसे मिलने गए तो उन्हें उससे बात करने की इजाज़त नहीं की गई और फिर फ़ौज़िया सिद्दीकी ने उन्हें ये बताया कि जिन लोगों ने इसे हमारे हवाले किया है उन्होंने इस चीज़ से मना किया कि अगर और फिर जब उनसे पूछा गया कि वो लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इसे हमारे हवाले किया है। तो अब वो कौन हैं? ये सवाल भी है और आफ़िया सिद्दीकी किस तरह से रिहा होगी? ये सवालात भी हमारे सामने हैं। आफ़िया सिद्दीकी को किस तरह से अब रिहा किया जा सकता है? हम क्या कुछ इक़दामात हैं वो हो सकते हैं कि आफ़िया सिद्दीकी को रिहा किया जाए? उसके लिए 3 से 4 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आफ़िया की रिहाई के लिए नज़रसानी की अपील की जाए, लेकिन नज़रसानी की अपील जो है वो अमेरिका में जब भी की जाती है तो वो अमूमन रद्द की जाती है और कहा ये जाता है कि नज़रसानी की अपील का इसलिए ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हट के जो दूसरी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर कैदियों के तबादले किए जाएँ, तो उस सूरत में जो आफ़िया सिद्दीकी हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है कि शायद उनको भी उन कैदियों के सिलसिले में वहाँ से तबादले में भेज दिया जाए। और जो तीसरी चीज़ है कि जो अगर हम आफ़िया सिद्दीकी जो है उनकी गिरती हुई जो सेहत है,
اس پر امریکہ کے ایوان صدر میں انسانی ہمدردی کی درخواست جو ہے وہ دائر کریں، تو ہو سکتا ہے کہ جو اس سلسلے میں امریکہ پر ایک دباؤ بڑھے اور امریکہ انہیں رہا کر دے۔ اس سے اگلی جو بات ہے، جو آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ہر جو نیا انتخاب ہوتا ہے، یعنی کہ جب بھی نئے الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے 2-3 ماہ قبل جو امریکی صدر ہوتا ہے وہ بہت سے قیدیوں کو انسانی ہمدردی کے پیش نظر ان کی رہائی کا حکم صادر کرتا ہے، اور یوں ہم جو پاکستان سے کمپین کر سکتے ہیں، جو بااثر امریکی ہیں، بارسوخ امریکی ہیں، وہاں پر ہم کمپین کر سکتے ہیں کہ اور مہم چلا سکتے ہیں کہ عافیہ کو رہا کیا جائے۔ تو یہ 3-4 صورتیں ہیں جن میں عافیہ ڈاکٹر عافیہ جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور اس میں جو ساری انفارمیشن ہے وہ کیونکہ لکھی پڑھی ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی اپڈیٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے چاہا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس سے قبل جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے عدالتوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، کس طرح سے وہ القاعدہ اور طالبان کے نیٹ ورک کا حصہ بنی۔ اب وہ پاکستان کی بیٹی ہیں، وہ پاکستان کی ایک شہری ہیں، ایز اے پاکستانی تو ہمیں ان کا درد ہے، لیکن اگر وہی عافیہ پاکستان کے خلاف جاتی جیسے وہ امریکہ کے خلاف گئی ہیں، تو پاکستان کا کیا موقف ہوتا؟ کیا پاکستان ان کے خلاف کیا کچھ کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہوتی؟ تو یہ بھی اس سلسلے میں بھی آپ نے سوچنا ہے۔ میں اس سلسلے میں کوئی بھی فائنل کامنٹس اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ یہ کیس جو ہے مکمل کنٹروورشل ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو حقائق سے ہٹ کے ہیں، جن میں حقائق نہیں ہیں، اور اگر وہ حقائق ہم سب کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا عافیہ جو ہے وہ انوسینٹ خاتون تھی؟ کیا عافیہ نے واقعی کوئی جرم کیا ہوا تھا، یا پھر عافیہ پر جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو ابھی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ نہ ہی عافیہ کے ہاتھ سے کسی شخص کی ہلاکت ہوئی ہے، نہ ہی عافیہ نے کوئی بڑا دھماکہ کیا ہے، لیکن عافیہ کو جسٹ کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور اس سے ہٹ کے کہ اگر عافیہ صدیقی وہاں سے ابھی تک رہا نہیں ہوئی تو بہت سارے لوگ اور جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اب عافیہ صدیقی کے لیے اگر یہاں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو حکومتی طور پر کر سکتے ہیں۔ حکومت اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈالرز جو ہے وہ خرچ کر چکی ہے، اور حکومت کو اب بھی چاہیے کہ وہ ایز اے پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں۔ اس کے ساتھ چاہت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔